एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammed Saqib Khan, your English lecturer. I am here once again with another new lecture, and this is lecture number 22 of our program and sequence. Today we will discuss a very new topic that is called as comprehension. Comprehension के बारे में आप लोगों को बहुत चीज़ें डिटेल से ऑलरेडी शायद पता होंगी. अगर नहीं पता तो this lecture is going to be a very informative lecture for you people. First of all, we need to understand what comprehension is all about. So comprehension is a word which means किसी चीज़ को properly comprehend करना. अब आप पूछेंगे कि comprehend करने का मतलब क्या है, तो comprehend करने का मतलब होता है समझना. प्रॉपरली किसी चीज़ को समझना, बूझना, उसके पूरे मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्रीहेंशन. और ये वर्ड निकला है वर्ब के कॉम्प्रीहेंड से. इसका वर्ब जो होता है वो है कॉम्प्रीहेंड. कॉम्प्रीहेंड ये इसका वर्ब है, ये इसका नाउन है, ये याद रखा करें. ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना खुद से भी सीखें ताकि आपको आइडिया हो. सेंटेंसेस में देखा करेंगे क्या फंक्शन कौन सा वर्ड प्ले करा. अगर आप कॉम्प्रीहेंड को देखते हैं ये एज ए वर्ब काम करता है, तो ये वर्ब के तौर पे अगर आप देख रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंशन को मैं किसी जगह पे एज ए नाउन जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाएगा आपका नाउन. तो ये नाउन, ये वर्ब, कॉम्प्रीहेंड समझना, बूझना, ये कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है. अब हम इसको एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देखते हैं कि इसका एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट है. तो बच्चों, दिस क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स फॉर यू. Isn't it amazing? जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 10 मार्क्स आप किस तरह से गेन कर सकते हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट रियली एस्टोनिश्ड. आपको बहुत हैरानगी होगी कि इतनी आसानी से भी 10 मार्क्स गेन किए जा सकते हैं. याद रखें कि पेपर में जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसमें इसका नंबर होगा क्वेश्चन का 7th. ये क्वेश्चन नंबर 7th होगा, 7वें नंबर पे ये क्वेश्चन आएगा आपको कॉम्प्रीहेंशन का. और कितने मार्क्स का होगा जी? 10 मार्क्स का. नाउ इट इज़ गोइंग टू बी रियली ईजी टू गेन 10 मार्क्स. अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हैं आज के लेक्चर को, आज की चीज़ को, तो आपके लिए 10 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है. कॉम्प्रीहेंशन मैंने आपको बता दिया, समझना बूझना होता है, किसी भी चीज़ को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना होता है. अब इसका एक रफ फॉर्मेट जो है वो ये है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, कोई 10 से 12 लाइन्स का. उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके एंड पे 5 या 6, नॉर्मली 5 होते हैं, मेजॉरिटी केसेस में 5 सवाल होंगे, उनके आपको आंसर लिखने होंगे. और सबसे इसमें मज़े की बात यह है, सबसे अच्छी बात क्या है कि वो 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपने पैराग्राफ में से आंसर निकाल के लिखने हैं. तो कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से जो डिटेल में आपको बता रहा हूँ ये है कि कॉम्प्रीहेंशन सब्जेक्टिव पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 7 आएगा. मीन इसका सीक्वेंस जो है, ऑर्डर जो है वो 7वां सवाल होगा. और ये कितने मार्क्स कैरी करता है आपके लिए? 10 मार्क्स. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं पैटर्न इसका आपको बता रहा था, फॉर्मेट क्या होता है. बहुत आसान, आपको 10 से 12 लाइंस का, इससे ज़्यादा नहीं, एक पैराग्राफ दिया जाएगा. उस पैराग्राफ के एंड पे आपको 5, मेजॉरिटी केसेस में जनरली 5 सवाल पूछे जाते हैं. नॉर्मली 5 होते हैं, ज़्यादा हो जाए तो एक्सेप्शनल केसेस में 6 भी हो सकते हैं. 5 सवाल पूछे जाएंगे. उन 5 सवालों का जवाब आपको उन्हीं पैराग्राफ में से निकाल के लिखना है. आपको खुद से सेल्फ या क्रिएटिव राइटिंग इसमें नहीं करनी. आप एग्जैक्टली वही आंसर वहाँ पे लिख देंगे. तो पर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स आप गेन करेंगे और 5 क्वेश्चन जो है उनके आप 10 मार्क्स गेन करेंगे. इसका मतलब क्या है कि ये 10 मार्क्स गेन करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं. इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल. तो दीज 10 मार्क्स आर ऑलरेडी इन योर पॉकेट. पहले मैंने क्या बताया था? समरी. आपको पता है 2 समरीज हैं, एक समरी मस्ट आनी है. 2 समरीज याद कर लें, 5 मार्क्स इन योर पॉकेट. लेटर मैंने आपको बता दिया कि लेटर का तमाम का पैटर्न सेम है, सिर्फ बॉडी चेंज करते हैं. तो वो भी आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन अवेलेबल है. तो 5 और 8 13 मार्क्स. और उसके बाद 10 मार्क्स आप यहाँ से कंप्लीट 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं. अगर आप देख के लिखते हुए कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते और आंसर प्रॉपर पिक कर लेते हैं, तो आपके कितने मार्क्स आ गए? 10. और टोटल आपने कितने? 23 मार्क्स आपने वैसे गेन कर लिए हुए हैं. आपने 23 मार्क्स पहले से ही गेन कर लिए हुए हैं. ये बहुत ईजी टास्क है.
नाइन्थ में फुल मार्क्स लेने के लिए, नाइन्थ में लोग फुल मार्क्स के लिए जाते हैं, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल टास्क है, पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर कोई एक भी कर चुका है तो आपके लिए करना फिर ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर नहीं करते तो वो आपके ज़ाती कोई एक्सक्यूज़ हैं या आपके ज़ाती कोई प्रॉब्लम्स हैं, अदरवाइज़ ये एग्जांपल सेट हो चुकी है, कई अरसे से होती चली आ रही है। तो अगर कोई ये कर सकता है तो आप भी वो कर सकते हैं, यू कैन बी वन ऑफ देम ऑल्सो। तो कॉम्प्रीहेंशन का जो मैं आपको बता रहा था, उसमें एक और आपने जो चीज़ याद रखनी है, हमारी जो पीटीबी बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक की, उसमें इसका कुछ पैटर्न इस तरह से है कि पहली जो 10 उसमें कॉम्प्रीहेंशंस लिखी गई हैं वो सॉल्व्ड हैं आपके लिए आसानी के लिए, एग्जांपल के तौर पे उन्होंने पहले से सॉल्व कर दी हैं, और 15 जो है वो अनसॉल्व्ड हैं और पेपर में आपको किसी में से भी आ सकती है। आपने इनको इक्वली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपके लिए इसको समझना और इसको अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं। तो पहले हम पेज नंबर 174 पर कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो हमारी डिटेल लिखी हुई है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले पढ़ें, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज मीन्स एक दिए गए पैराग्राफ की, एक दिए गए पैसेज की, एक दिए गए बंद की जो कॉम्प्रीहेंशन है, मीन्स उसका मतलब होता है अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, कि उसको मुकम्मल तौर पे आप समझ जाए। मैंने क्या लिखा था कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, समझना बूझना, और अगर हम इसका वर्ब निकालें तो ये कॉम्प्रीहेंड है, मीन्स समझना। तो उसको मुकम्मल तौर पे समझना जो है ये उससे मुराद है। वी आर रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर किया जाता है, हमसे पूछा जाता है, टू आंसर, कि हम जवाब दें, सर्टन क्वेश्चंस, यकीनी सवाल, एट द एंड ऑफ द पैसेज, जो पैसेज के आखिर में लिखे गए होते हैं, हमने उनका आंसर देना होता है। ये हमारे से मुराद है, ये हमारे से चाहा जाता है। टू शो, ये बताने के लिए, ये जाहिर करने के लिए, दैट वी अंडरस्टैंड इट, कि हमने पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। टू आंसर दीज क्वेश्चंस करेक्टली, इन सवालात का जवाबात मुकम्मल तौर पे दुरुस्त तरीके से देने के लिए वो शुड हमें करना चाहिए। नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली टिल वी अंडरस्टैंड इट वेल। पैसेज को इतनी बार एहतियात से पढ़ें कि वो आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। नंबर 2, अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चंस क्लियरली, जो दिए गए सवाल हैं उनको मुकम्मल साफ अंदाज से समझें। गिवन क्वेश्चंस अंडरस्टैंड क्लियरली, मुकम्मल तौर पे प्रॉपर्ली सवाल के जवाब, सवाल जो है उनको अच्छे से समझ जाएं। आंसर द क्वेश्चंस इन द सेम टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सवाल में टेंस पूछा गया है बच्चों, जो टेंस सवाल के अंदर लिखा गया है, मसलन पास्ट में लिखा गया, तो आपने आंसर भी पास्ट में ही देना है। अगर सवाल प्रेजेंट में पूछा गया, आपने आंसर भी प्रेजेंट में करना है। अगर सवाल फ्यूचर में लिखा गया है तो आपने जो आंसर है वो भी फ्यूचर में ही लिखना है, ये आपने याद रखना है। तो ये थर्ड पॉइंट कह रहा है कि आंसर द क्वेश्चंस इन द सेम टेंस, जो टेंस पूछा जा रहा है उसी टेंस में उसका जवाब दें। एंड पर्सन एज यूज्ड इन द पैसेज, और पैसेज में जो पर्सन लिखा गया, पर्सन की आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया था पहले भी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या देखा था, आई और वी, जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पर्सन जो हम आपके लिए, तुम, तुम्हारे लिए, या अपने सामने जो पर्सन 1 to 1 मौजूद है जिसके साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन यू। और थर्ड पर्सन हमने कौन पढ़ा था, अगर मैस्कुलिन सिंगुलर है तो ही होगा, अगर फेमिनिन सिंगुलर है तो शी होगा, अगर कोई नॉन ह्यूमन और लिविंग थिंग है, एनिमल्स हैं, तो इट होगा, और अगर ये सारे प्लूरल में हैं तो फिर दे होगा। तो ये पर्सन्स जो हैं, ये जिस तरह सवाल में लिखा गया हो, फर्स्ट पर्सन में पूछा हो तो आंसर फर्स्ट पर्सन में जाएगा, सेकंड पर्सन में पूछा हो तो आंसर सेकंड पर्सन में जाएगा, थर्ड पर्सन में पूछा हो तो थर्ड पर्सन में जाएगा। और इसके साथ ही साथ जिस टेंस में सवाल पूछा जाए आपने आंसर भी उसी टेंस में करना, ये बात आपने यकीनी बना लेनी। फोर्थ में, अवॉइड अननेसेसरी रेपिटिशंस। अननेसेसरी का मतलब होता है गैर ज़रूरी। गैर ज़रूरी जो अल्फाज को दोहराना है, ये जुमले बार बार लिखना है, उससे आपने परहेज़ करना है। अगर आप इन 4 बातों का ख्याल कर लेते हैं और आप पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो मैंने बताया पहले भी कि दीज 10 मार्क्स आर इन योर पॉकेट। और सवाल में जो जवाब आपने लिखे हैं वो आपने पैराग्राफ से उठा के वहाँ पे लिख देने, तो 10 नंबर लेना आपके लिए नॉट अ बिग डील। अब हम कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज, जो कि पेज नंबर 174 पे, ये मैं आपके लिए पढ़ता भी हूँ, उसको ट्रांसलेट भी करूँगा, और देन हम इसके फिर क्वेश्चन आंसर्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरह से होता है। वन डे अ वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री। वुल्फ हमें सबको पता है भेड़िए को कहते हैं। फेल्ट महसूस कर रहा था, उसको लगी हुई थी भूख, हंग्री, वो बहुत भूखा था। एक दिन एक वुल्फ, एक भेड़िया बहुत ज़्यादा भूखा था। ही वॉन्डर्ड, अब वॉन्डर्ड को हमने अंडरस्टैंड करना बच्चों
कि वॉन्डेड क्या होता है, ताकि आप उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। ये मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको यकीनी तौर पर इसका आइडिया हो गया है कि हम क्या कर रहे हैं। घूमता फिरता या आवारागर्दी करता था, वॉन्डर्ड। अब चूंकि पास्ट है तो हम ये करेंगे। वैसे वॉन्डरिंग का मतलब होता है आवारागर्दी करना या घूमना फिरना। ही वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ घूम फिर रहा था। किस काम के लिए? इन सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में। बट ही कुड नॉट फाइंड, लेकिन उसको नहीं मिला, या वो नहीं ढूंढ सका एनीथिंग, कुछ भी, टू ईट, खाने के लिए। लेकिन वो खाने के लिए कुछ भी ना ढूंढ सका। वो यहाँ वहाँ खुराक की तलाश में घूमता फिरता था, लेकिन वो खुराक के लिए कुछ भी तलाश ना कर सका। एट लास्ट, आखिरकार, ही सॉ, उसने देखा। सी की सेकंड फॉर्म है। सी का मतलब देखना, सॉ देखा। अ फ्लोक ऑफ शीप, फ्लॉक, रेवड़। रेवड़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो जानवर हैं, भेड़ बकरियां या गाय वगैरह, जब बहुत ज़्यादा होके ग्रुप की सूरत में जाती हैं तो उन्हें फ्लॉक या हर्ड कहा जाता है, HERD, हर्ड। तो उसने एक रेवड़ देखा, शीप कहते हैं भेड़ों का, भेड़ों का एक रेवड़ देखा। ग्रेजिंग, जो कि चर रहा था। चरना का मतलब होता है वो जो घास वगैरह खाते हैं मवेशी, वो कर रहे थे, चर रहे थे। इन अ पास्चर, पास्चर का मतलब होता है चरागाह। चरागाह का मतलब है जहाँ पे जानवर जाके घास फूस वगैरह, जो पत्ते वगैरह उन्होंने खाने, वो खा सकते हैं। तो आखिरकार उसने भेड़ों का एक रेवड़ देखा जो कि एक चरागाह में चर रहा था, यानी कि खाना वाना खा रहा था। ही वॉन्टेड टू ईट वन, अब चूंकि वो भूखा था, काफ़ी देर से खुराक की तलाश में फिरा था, तो ही वॉन्टेड टू ईट वन, उसने चाहा कि उनमें से एक को खा ले। बट दे वर गार्डेड बाय अ हाउंड, गार्डेड। हिफाजत की जाती थी। वर गार्डेड जो होता है बच्चों, ये पैसिव वॉइस है। हिफाजत की जाती थी बाय अ हाउंड। हाउंड का मतलब होता है कुत्तों का गौल, यानी कि ये डॉग्स का एक ग्रुप होता है, हाउंड्स। लेकिन उसने क्या देखा कि ये जो रेवड़ था, जो बहुत बड़ा ग्रुप था शीप का, भेड़ों का, जो चरागाह में चल रहा था, उसकी हिफाजत की जाती थी कुत्तों के गौल से। काफ़ी सारे डॉग्स उन्होंने रखे हुए थे जो उसकी हिफाजत करते थे। द शेफर्ड्स सन, शेफर्ड, गडरिया। गडरिया क्या होता है? जो बकरियां या भेड़ें चराता है, यानी कि उनकी रहनुमाई करता है, उनको लेके जाता है, शेफर्ड, गडरिया। और शेफर्ड गडरिया जो भेड़ बकरियों को चराता है। यहाँ पे आप याद रखें कि हमें जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम मिलते हैं कुरान पाक में, हमें यही दिखाई देता है कि उन सब का एक ही काम कमोबेश था कि वो बकरियाँ चराया करते थे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है कि उन्हें बकरियाँ चराने पे ही क्यों रखा जाता था, वो क्यों बकरियाँ चराते थे। उसकी रीज़न है कि बकरियाँ या भेड़ें जो हैं ये कभी भी अपनी सीधी डायरेक्शन में नहीं चलती, ये हमेशा इधर उधर जाती हैं। आप लाख कोशिश करें कि सीधी डायरेक्शन में जाएं, उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं डेविएट हो जाएंगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, अपने रास्ते से भटक जाएंगी। तो जो अम्बिया कराम होते हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके पेशेंस को बहुत ज़्यादा हद तक ट्रेन करना होता है, उनको तरबियत देनी होती है कि वो ज़रा ज़रा सी बात पे बेसब्रे ना हो जाएं, ज़रा ज़रा सी बात पे वो सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ दें। क्योंकि बहुत सारे मामलात के लिए उम्मत ने बार बार उनके पास आना होता है, बार बार बहुत जो है वो गलतियाँ करनी होती हैं, बहुत ऊट पटांग सवाल करने होते हैं, और डिफरेंट तरीके से उन्हें जो सदमा है और दुख है वो भी पहुँचाना होता है, गम भी पहुँचाना होता है। तो इस सारी चीज़ की तरबियत और ट्रेनिंग करने के लिए अल्लाह ताला ने मोस्टली अम्बिया कराम को बकरियाँ चराने पर लगाया, ताकि वो जितनी बार उनको रोकें उतनी बार बकरियाँ दूसरी तरफ जाने की कोशिश करें, और वो उतनी बार ही रोकें तो उनसे उनका एक पेशेंस का, सब्र और इस्तकामत का एक लेवल डेवलप हो जाता है। तो गडरिया जो था
द शेफर्ड सन, गडरिया का बेटा, वॉज ऑल्सो टेंडिंग द फ्लॉक, वो भी इस रेवड़ की देखभाल करता था, विजिलेंटली, बहुत एहतियात के साथ निगरानी करता था, बाखबर होके। वो भी बहुत ज़्यादा, गडरिया का बेटा भी बहुत ज़्यादा बाखबर होके उस फ्लॉक की यानी कि उस रेवड़ की निगरानी करता था। अब शीप के सामने दो प्रॉब्लम्स हैं, सॉरी वुल्फ के सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जो हाउंड है जो कि गार्ड कर रहा है, हिफाजत कर रहा है गौल की, उसने उनसे भी बचना है, और दूसरा जो शेफर्ड का बेटा है वो भी बहुत ज़्यादा चाको चौबंद होके बिल्कुल बाखबर होकर निगरानी करता है, लिहाजा उससे भी बचना है। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस, हेल्पलेस वर्ड के बाद, रूट वर्ड के बाद जो हम एक लफ्ज़ लगा के उसकी मीनिंग को बदलते हैं उसे क्या कहते हैं, सफिक्स। हमने इसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो भेड़िए ने अपने आप को बिल्कुल बेबस और मोहताज या मजबूर पाया। एट लास्ट, आखिरकार, ही हिट अपॉन अ प्लान। हिट अपॉन अ प्लान का मतलब होता है तजवीज़, एक मशवरा सूझा, एक उसको तरकीब आई। हिट अपॉन अ प्लान, जी। तरकीब सूझी उसको, उसको एक ज़हन में ख्याल आया, आइडिया आया। ही हिड हिमसेल्फ, हाइड की दूसरी फॉर्म है बच्चों छुपाया, उसने अपने आप को छुपाया। कहाँ पे? इन द स्किन ऑफ अ शीप, एक भेड़ की खाल में। एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लोक, और बग़ैर किसी प्रॉब्लम के बाहिफाजत वो उस रेवड़ में दाखिल हो गया। द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ इन डिसगाइज, डिसगाइज, डिसगाइज में लिख देता हूँ। डिसगाइज का मतलब होता है बहरूप या भेस। तो जो अब वुल्फ था, भेड़िया था, उसने किसका भेस लिया हुआ था? उसने एक शीप का, एक भेड़ का भेस बदला हुआ था, बहरूप बदला हुआ था। तो इस बहरूप में, इस भेस जो बदल के आने में, जो डॉग्स थे, कुत्तों का गौल था, वो उसको बिल्कुल नहीं पहचान पाया। ही किल्ड आ शीप, किल की दूसरी फॉर्म है ही किल्ड आ शीप, उसने एक भेड़ को मारा। एंड एट इट, और उसको खा गया। विदाउट बीइंग कॉट, विदाउट बीइंग कॉट, पकड़े गए बगैर या पकड़े जाए बगैर। पकड़े जाए बगैर, विदाउट बीइंग कॉट। ही किल्ड अ शीप एंड एट इट विदाउट बीइंग कॉट, उसने एक भेड़ को मारा और बगैर पकड़े गए उसको खा गया। इन दिस वे, इस तरीके से, ही एट अप, उसने खा लिया। ही एट अप मैनी शीप्स, बहुत सारी भेड़ें। इस तरीके से उसने बहुत सारी भेड़ें खाईं। एंड देयर नंबर, और उनकी तादाद, बिगैन टू फॉल एवरी डे, और उनकी तादाद हर रोज़, हर गुजरते दिन के साथ गिरने लगी। रोज़ बरोज़ उनकी तादाद कम होने लगी। द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरिड, शेफर्ड जो था, गुडरिया जो था, बहुत हद तक परेशान हो गया। बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, लेकिन वो चोर को पकड़ ना सका। चोर की तलाश जारी थी लेकिन वो पकड़ ना सका। तो यहाँ तक तो बच्चों हमारा पैराग्राफ था। अब ये पैराग्राफ आपने देखा कि कितना आसान है। इसमें से अगर आप क्वेश्चंस निकालना चाहें, क्वेश्चन के आंसर्स निकालना चाहें, तो ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ये कोई बिग डील नहीं है। लिहाजा अब इसके एंड पे दिए गए जो सवालात हैं उनके आंसर्स आपने इसी पैराग्राफ में से लगा के निकाल के लिखने, तो आपके लिए बहुत आसान काम है, उसको कोई मुश्किल नहीं लगता। दी मैं आपके सामने प्रैक्टिस भी करता हूँ, उससे आप और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्वेश्चन पहला लिखा गया जी, वाई डेड द वुल्फ वॉन्डर अबाउट, वुल्फ जो था वो क्यों यहाँ वहाँ फिर रहा था। वॉन्डर हमने क्या मीनिंग लिखा हुआ है? आवारागर्दी करता फिरता था, घूमता फिरता था। तो वाई डेड द वुल्फ वॉन्डर अबाउट, जो भेड़िया था वो यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा था? आंसर है जी, द वुल्फ वॉन्डर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, भेड़िया जो था वो यहाँ वहाँ खुराक की तलाश में फिर रहा था। नंबर 2, डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट, क्या उसको कुछ खाने के लिए मिला? तो नंबर 2 जो आंसर है, नो, नहीं, ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, उसको खाने के लिए कुछ ना मिला। नंबर 3, वाई वॉज द वुल्फ हेल्पलेस, जो भेड़िया था वो हेल्पलेस क्यों था, वो अपने आप को मजबूर या बेबस क्यों समझता था?
तो आंसर है बच्चों, द वुल्फ वॉज हेल्पलेस, वो अपने आप को इसलिए बेबस समझता था, एज द फ्लॉक वॉज गार्डेड बाय अ हाउंड, क्योंकि जो फ्लॉक था, जो हॉल था या रेवड़ था उन शीप का, भेड़ों का, उनकी हिफाजत एक कुत्तों का गौल करता था। नंबर 4, हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लोक, वो उस रेवड़ में भेड़ों के अंदर दाखिल कैसे हुआ? तो आंसर है ही पुट ऑन द स्किन ऑफ अ शीप, उसने एक भेड़ की, शीप की जो खाल थी वो ओढ़ ली, पहन ली, एंड वेंट इनटू द फ्लोक अनचेक्ड, और बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी रुकावट के उस रेवड़ में दाखिल हो गया। 5th, वाई वॉज द शेफर्ड वरीड, और अब शेफर्ड जो था, गडरिया जो था, वो परेशान क्यों हुआ? आंसर क्या है? द शेफर्ड वॉज वरीड, जो शेफर्ड था, गडरिया था, वो इसलिए परेशान हुआ, एज द नंबर ऑफ शीप, क्योंकि जो शीप का नंबर था, जो तादाद थी, बिगैन टू फॉल एवरी डे, वो रोज़ बरोज़ घटने लगी थी। लास्ट क्वेश्चन है, डिड ही फाइंड आउट द थीफ, क्या उसको थीफ जो चोर था वो मिल गया? आंसर क्या है जी? नो ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ, नहीं, उसे चोर नहीं मिला। और ये आपने खुद से भी देख लिया, जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें हमने पैराग्राफ के एंड में ये चीज़ नहीं देखी कि वो उसको चोर जो था वो मिल गया था, बल्कि इस लाइन पे ख़त्म हुई, द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरीड बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, शेफर्ड जो था बहुत हद तक परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन वो अपने चोर को तलाश नहीं कर सका। तो यहाँ पे हमारी कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज नंबर 1 कंप्लीट होती है। अब आपने खुद से देख लिया कि 10 नंबर गेन करना आपके लिए कितनी आसान सी चीज़ है। आपने इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया पहले, उसके बाद इसी पैराग्राफ में से कुछ सवाल लिखे गए हैं जो कि क्रिएटिव राइटिंग करते हुए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू गेट योर फुल मार्क्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, आई वुड नॉट स्टॉप यू, आप बिल्कुल इसमें करें अपनी क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन याद रखें कि जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि पैसेज को केयरफुली पढ़ें, उसके अलावा जो टेंसेस हैं, जिस टेंसेस में सवाल पूछा गया उसी में जवाब दें। मसलन अगर हम देखें तो जो पहला सवाल पूछा गया वो है वाई डिड द वुल्फ वॉन्डर अबाउट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सवाल जो है बच्चों वो पास्ट टेंस में पूछा गया, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब जो वो डिड इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है पास्ट एंड डेफिनेट में सवाल है और डबल इंट्रोगेटिव सवाल है, तो उसका जवाब आप देखोगे तो वो भी पास्ट एंड डेफिनेट में ही दिया गया, उसी टेंस में दिया गया। द वुल्फ वॉन्डर्ड सेकेंड फॉर्म यूज़ करके, पास्ट टेंस को यूज़ करके, तो टेंस भी वो यूज़ करना है। और अगर यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस आए होते तो उनका जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, जिस भी पर्सन ने सवाल पूछा है आपने उसका आंसर भी उसी में करना था। और इसके अलावा आपने जो अननेसेसरी जो आपकी डिटेल्स हैं, रेपिटेशन है, उसको भी अवॉइड करना है। तो इस तरह से अगर आप सेल्फ अपनी क्रिएटिव राइटिंग के साथ आंसर देना चाहें इन चारों पॉइंट को देखते हुए तो बहुत अच्छी बात है, आप दे सकते हैं, उसको इंश्योर कर लें, अपने 10 मार्क्स गेन करें। और अगर आप नहीं चाहते तो कोई इसमें आपके लिए प्रॉब्लम या रोक टोक नहीं है, कोई चेक ऐसा नहीं रखा गया कि आप एग्जैक्ट जो आपके आंसर्स हैं, रिप्लाइज़ हैं, वो आप वहाँ से अपने जो आपके पास पैराग्राफ में मालूमात है वहाँ से उठा के भी आंसर के अगेंस्ट लिख सकते हैं। तो इस सूरत में भी आपको 10 के 10 कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कितना आसान है कॉम्प्रीहेंशन में टोटल 10 मार्क्स को गेन करना। तो बच्चों कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं और हम उसको भी पढ़ लेते हैं ताकि इसी लेक्चर में हमारी कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1 एंड 2 बोथ शुड बी क्लियर, और फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो मैं मीनवाइल ये इसको इरेज कर देता हूँ। पेज नंबर आपका सेम रहेगा 174, आपने उसी पेज पे देखना है। और इसकी प्रैक्टिस यही है कि आप इसके आंसर्स खुद से फाइंड करने की कोशिश करें। यहाँ पे नोट्स में मेंशन्ड है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि आप इसको याद नहीं करेंगे, ना ही याद करने की ज़रूरत है। पैराग्राफ में ये आंसर्स इसके लिखे हुए हैं, आप इसको खुद से अंडरस्टैंड करें, खुद से फिगर आउट करें, फाइंड आउट करें ये आंसर्स। जब आपको इनके आंसर्स मिल जाएं, आप हर क्वेश्चन के आगे उसका रिस्पेक्टिव आंसर जो है वो लिख दें। यही सारी प्रैक्टिस है कॉम्प्रीहेंशन की। अगर ये प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ओके जी, मूविंग टूवर्ड्स आर कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2। पेज नंबर सेम रहेगा 174। ये स्टार्ट हो रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन अ हॉट समर डे, गर्मियों के एक दिन, जो दिन है वो खासा गर्म है गर्मियों का। अ फॉक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी, तो पहले हमने वुल्फ के बारे में पढ़ा है, अभी हम फॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फॉक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी, फेल्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, फील की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है? महसूस किया। तो उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, थर्स्टी का मतलब प्यास लगना। गर्मियों का एक गर्म दिन था जिसमें एक लोमड़ी को बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी। ही वेंट, अब ये मेल फॉक्स है, ही वेंट अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। बट कुड नॉट फाइंड वाटर, अब कुड के बाद याद रखें, कैन या कुड के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो कुड नॉट फाइंड, नहीं हासिल कर सका, नहीं मिल सका उसको, क्या चीज़? वाटर, पानी।
एट लास्ट आखिरकार ही रीच्ड अ वेल। वेल होता है बच्चों कुआं। स्पेलिंग बिल्कुल सेम है जो हम नॉर्मली वेल अच्छा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वही स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन भी वही है, लेकिन इसका मीनिंग है कुआं। अब आपने याद रखना है कि हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर लें। अगर किसी जगह पे लिखा हो वेल तो हमें कैसे पता चले कि ये कुएं की बात हो रही है या ये अच्छा होने की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली हम उसका फंक्शन, उसका जो रोल है जुमले के अंदर, उससे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस मीनिंग के तहत लिखा गया। मसलन अगर मैं ये लिखता हूँ कि आई एम फीलिंग वेल, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है कि मैं इस वाले वेल की बात कर रहा हूँ, मैं इसका इशारा कर रहा हूँ। और अगर मैं कहता हूँ कि आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बेबी बिसाइड द वेल, मैंने कुएं के पास एक बच्चा देखा, तो उसका मतलब है कि मैं इस वेल की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे वाले वेल की बात नहीं कर रहा। तो ये आपने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। बोथ हैव द सेम spellings, both have the same pronunciation, but obviously their role and their function will differ their meanings. तो ये आपने डिफरेंशिएट करना है। He went about in search of water but could not find water. वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ फिरता रहा लेकिन पानी तलाश ना कर सका। At last आखिरकार he reached, वो पहुँच गया, a well, एक कुएं पे, वो एक कुएं के पास पहुँचा। He peeped into it. Peeped, it should be or it could be a new word for you. अगर नहीं है that's well and good, अगर है तो आप इसका मीनिंग यहाँ से देख सकते हैं। झांका, झांकना होता है ना, तो ये उसकी सेकंड फॉर्म है। पीप अगर लिखा आ जाए तो इसका मतलब झांकना, और अगर पीप्ड है ई डी के साथ है तो ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मीन पास में बात हो रही है, झांका। उसने जैसे ही झांका अंदर, इन टू इट मीन कुएं के अंदर झांका। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही स्लिप्ड। अब स्लिप की सेकंड फॉर्म है, ये भी सारी बात पास में हो रही है। ही स्लिप्ड, वो फिसला, एंड फेल इनटू द वेल, और वेल में गिर गया। अब यहाँ पे भी जो इसका मीनिंग है वो इसका फंक्शन और रोल जो है सेंटेंस में वो डिफाइन करेगा कि वो उस कुएं में जा गिरा। अ गोट हैपन टू पास, हैपन टू का मतलब होता है इत्फाक से, हैपन का लफ्जी मतलब होता है रूनुमा हुआ, लेकिन हैपन टू आ जाए अगर इसके साथ ये टू लग जाए और आगे जो बेस वर्ब है वो लग जाए तो उसका मतलब होता है इत्फाक से या इत्फाकन। हैपन टू, पास, पास का मतलब क्या होता है गुजरना, ये भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। अ गोट हैपन टू पास बाय, और एक बकरी इत्फाकन वहाँ से गुजर रही थी, बाय द वेल, कुएं के पास से। तो क्या किया, लुक्ड इनटू इट, और वो वहाँ से गुजरती हुई उसने क्या किया, उसके अंदर देखा, उसके अंदर झांका। अब यहाँ पे हम भी इसके लिए भी पीप का वर्ड यूज़ कर सकते थे, पीप्ड इनटू इट, लेकिन यहाँ पे राइटर ने चेंज कर दिया ताकि सिमिलैरिटी या रेपिटेशन ना हो जाए बार बार। तो रेपिटेशन से अवॉइड करने के लिए उसने लुक्ड इनटू इट लिख दिया। अ गोट हैपन टू पास बाय द वेल एंड लुक्ड इनटू इट, एक बकरी उस कुएं के पास से गुजरी इत्फाकन, और उसने उसके अंदर देख भी लिया। व्हाट आर यू डूइंग हेयर अंकल, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने उसको लोमड़ी को मुखातिब किया है जो मेल फॉक्स अंदर गिरा हुआ है, उसको पूछा कि अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, कनिंग, जो कनिंग हम फॉक्स को अक्सर इसी नाम से पुकारते हैं, ये एडजेक्टिव फॉक्स के साथ लगता है, कनिंग। कनिंग का मतलब होता है मक्कार, अय्यार, चालाक, होशियार। तो चालाक लोमड़ी ने जवाब दिया। डियर नीस, आपने नीस भी याद रखना है, ये फेमिनिन है, मोनस है नेफ्यू का। ये मैटरनल या पैटर्नल अगर हो जाएगा तो ये भांजी या भतीजी में चेंज हो जाएगा। मैटरनल लगा देंगे, मैटरनल मीन वालदा की तरफ से, तो ये भांजी बन जाएगा। पैटर्नल की तरफ से कर देंगे पैटर्नल, तो वालिद की तरफ से हो जाएगा, तो ये भतीजी बन जाएगा। तो उसने क्या कहा, डियर नीस, प्यारी भतीजी या भांजी जो भी आप इसको ले लें, आई एम एन्जॉइंग, मैं तो लुत्फानंदोज़ हो रहा हूँ, आज स्विम, तैराकी से, डाउन हेयर, नीचे, मैं तो यहाँ नीचे बड़े मज़े से तैराकी कर रहा हूँ, मुझे तो बड़ा, मैं तो बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी प्लेजेंट, यहाँ पे तो बहुत ही खुशगवार मौसम है, बहुत ठंडा है। कम डाउन, नीचे आओ, एंड इन्जॉय योर सेल्फ टू, तुम यहाँ नीचे आओ और तुम भी इसके साथ इन्जॉय करो। अब इसका पूरा जो जुमला है वो हम पढ़ते हैं। द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, मकार, अय्यार और चालाक लोमड़ी ने जवाब दिया, डियर नीस, प्यारी भतीजी, आई एम एन्जॉइंग आ स्विम डाउन हेयर, मैं यहाँ नीचे बहुत मज़े से स्विमिंग कर रहा हूँ, तैराकी कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी प्लेजेंट, कम डाउन एंड एन्जॉय योर सेल्फ टू, यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त खुशगवार मौसम है, ठंडा है, चूँकि बाहर गर्मी है, इस हवाले से कह रहे हैं यहाँ तो बड़ा खुशगवार मौसम है, बहुत ठंडा है, तुम भी नीचे आओ और इन्जॉय करो।
द गोट वॉज ऑल्सो थर्स्टी, जो बकरी थी वो भी प्यासी थी। शी जम्प्ड इनटू द वेल, तो उसने क्या किया, उसने भी उस कुएं में छलांग लगा दी। अब आगे इसका रिजल्ट क्या निकला, वो क्या हुआ, वो बचपन में यकीनी तौर पे हमने स्टोरी पूरी पढ़ी थी, इसलिए मुझे पता है। आपने यकीनी तौर पे वो अगर नहीं पढ़ी तो आपको नहीं पता होगा। मैं आपको बता देता हूँ, स्पॉइलर दे देता हूँ आपको, आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो ख़त्म कर देता हूँ कि वो जो कनिंग फॉक्स था उसने क्या किया कि उस बकरी को जब नीचे बुलाया तो उसके ऊपर जंप करके वो तो ख़ुद तो वेल से बाहर आ गया, लेकिन बकरी बेचारी वहीं रही। तो ये इसके साथ हुआ था, जो उसकी फुलिशनेस थी, जो उसकी बेवकूफ़ी थी बकरी की, और जो फॉक्स की कनिंगनेस थी, उसकी चालाकी थी, वो उसको पे ऑफ की। लेकिन हमारा जो पैराग्राफ है वो बच्चों आगे नहीं जाता, वो यहीं पे ख़त्म होता है। और वो यहाँ पे ख़त्म हो गया कि गोट ने जो बकरी थी वो चूँकि थर्स्टी थी, प्यासी थी, उसने अंदर जंप कर दी। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन पोर्शन है उसमें आप देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है, व्हाट हैपेंड टू द थर्स्टी फॉक्स, उस प्यासे लोमड़ी के साथ क्या हुआ। हैपेंड, पास्ट की बात की जा रही है, तो आपने यकीनी तौर पे जो आंसर है वो किस में लिखना है, पास्ट फॉर्म में, ये हमने पहले पढ़ लिया। और चूँकि फॉक्स के बारे में लिखा जा रहा है तो आप इसके लिए इट का जो थर्ड पर्सन है पर्सनल प्रोनाउंस में वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बारकाफ अगर फॉक्स भी लिख दें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो व्हाट हैपन टू द थर्स्टी फॉक्स, उस प्यासी लोमड़ी के साथ क्या हुआ। आंसर क्या कहता है, द थर्स्टी फॉक्स स्लिप्ड, वो जो प्यासा लोमड़ी था वो क्या हुआ, उसको स्लिप्ड, वो स्लिप हो गया, फिसल गया, एंड फेल इनटू द वेल, और क्या हुआ कि वो कुएं में जा गिरा। और वेल मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चन नंबर 2, दोबारा इसके टेंस पे थोड़ा गौर करें। हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन, बिल्कुल तभी, देन का मतलब क्या होता है, तभी, एन उसी वक्त, या फिर भी कह सकते हैं, तब भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे एन उसी वक्त, एन तभी, कौन कुएं के पास से गुजरा। तो आपको याद है, आपने पैराग्राफ में पढ़ा था कौन कुएं के पास से गुजरा था। हम आंसर यहाँ पे देखेंगे, ये याद रखें कि इसके आंसर में आपने खाली ये नहीं लिख देने दो लफ्ज़ आ गोट, ये गलत हो जाएगा। आपने पूरा आंसर लिखना है, और पूरा आंसर क्या होगा, आ गोट पास्ड बाय द वेल जस्ट देन, बिल्कुल एन उसी वक्त एक बकरी उस कुएं के पास से गुजरी। अगर आप खाली या गोट लिख देंगे तो वो आपका आंसर कंसीडर नहीं होगा, और आपको मैक्सिमम अगर मिला भी तो 1 मार्क, वैसे उसका 0.5 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो आपने ये याद रखना है कि अगर आपको किसी भी जगह पे सिंगल वर्ड का मीनिंग भी, मसलन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें येस और नो देना होता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप येस लिख दें खाली और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बल्कि येस के बाद आपको पूरी स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। तो इसमें आप देख लेंगे आपने क्या चेंज किया है, हु पास बाय द वेल जस्ट देन, तो जो हु है WH है उसको निकाल दें, आपका आंसर बन जाता है अ गोट पास्ड बाय द वेल जस्ट देन। बिल्कुल आगे सारी की सारी स्टेटमेंट सेम रहेगी, हु की जगह पे अ गोट लगा देंगे। कौन की जगह पे अ गोट, एक बकरी, बस एक बकरी उस कुएं के पास से गुजरी एन उसी वक्त। नंबर 3, व्हाट डिड द गोट डू। अच्छा जी, वहाँ से गुजरी लेकिन उसने किया क्या, डिड, फिर सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इससे पहले व्हाट लग गया है, तो ये एक डबल इंट्रोगेटिव है। व्हाट डिड द गोट डू, वहाँ पे जो बकरी वहाँ से गुजरी उसने किया क्या। आंसर है द गोट लुक्ड इनटू द वेल। अब आप देख लें कि आगे अगर पीछे क्वेश्चन पास में पूछा गया है तो कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो आपको प्रेजेंट या फ्यूचर में नज़र आ रहा हो, वहाँ पे भी प्रॉपर्ली इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, टेकिंग केयर की जा रही है कि आंसर भी आपका पास में लिखा जाए। अब यहाँ पे चूँकि पास में था तो गोट लुक्ड इनटू द वेल, बकरी ने कुएं के अंदर देखा। 4th क्वेश्चन बच्चों, व्हाट डिड द गोट से टू द फॉक्स। अब यहाँ पर उनकी जो कन्वर्सेशन है उससे रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। व्हाट डिड, क्या किया था, द गोट ने से कहा, टू द फॉक्स उस लोमड़ी से, तो बकरी ने लोमड़ी से क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है द गोट सेड टू द फॉक्स व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल। अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। हम 2 तरह की स्पीचेस में बात कर सकते हैं और करते हैं, ऑल्दो कि ये अभी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपके 9th के जो सिलेबस है उसका पार्ट तो नहीं है, ये आपको 10th में जाके आएगी, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग नो हाउ आपको अभी से हो जाएगी, तो 10th में आपके जाके आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच ये होता है जैसे मैंने किसी भी शख्स की हुई बात को अगर किसी और बंदे को बताना है, उस तक वो पैगाम पहुंचाना है, तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं उसके अल्फाज को एज इट इज़ वैसे बयान कर दूँ ला के, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों के, अगर मैं उसके कहे हुए अल्फाज को पहले अपने अल्फाज में तब्दील करूं और फिर आगे बयान करूं, उसका मीनिंग चेंज ना हो जाए लेकिन उसके वर्ड्स चेंज हो जाएं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। मसलन ही
टेल्स मी, आगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, आई एम गोइंग टू लाहौर, उसने मुझे बताया मैं लाहौर जा रहा हूँ। अगर तो ये बात मैं ऐसे ही आगे जाके बता देता हूँ और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, उसने मुझे बताया मैं लाहौर जा, वो मुझे बताता है मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो ये कौन सी स्पीच कहलाएगी? ऑब्वियसली डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि मैंने उसके अल्फाज को बिल्कुल तब्दील नहीं किया, मैंने वैसे क्या वैसे ही आपके सामने ला के रिपोर्ट कर दिया, डायरेक्ट स्पीच हो गई। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे? ही टेल्स मी दैट ही इज़ गोइंग टू लाहौर, वो मुझे बताता है कि वो लाहौर जा रहा, मैंने उसके लिए वर्ड मैं यूज़ नहीं किया, उसने अपने लिए मैं यूज़ किया था, मैंने ला के ऐसे ही आपको बता दिया, डायरेक्ट स्पीच हो गई। जहाँ मैंने ला के आपको उसके अल्फाज को अपने अल्फाज में तब्दील करके बताया और मैं चूँकि वो शख्स यहाँ मौजूद नहीं है इसलिए मैं उसको वो यूज़ कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको ज़रा गौर करें, ये बताने का मकसद क्या था ताकि आप इस सवाल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। द गोट सेड टू द फॉक्स, बकरी ने किससे कहा? फॉक्स से कहा, लोमड़ी से कहा। आगे कॉमा के बाद आप देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं और आगे एक सवालिया फ़िक्रा, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग हेयर अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं अंकल? और यही बात हमने पूरी पैराग्राफ में पढ़ी थी, पैराग्राफ में भी हमने ये देखा था कि वो यही पूछता है उससे कि अंकल आप यहाँ क्या करें, तो उन्होंने एग्जैक्ट उसके वर्ड्स को उठा के यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता देख के आपके लिए कोई टेंशन क्रिएट ना हो। तो आपने भी क्या करना है कि सिंपल वो जुमला वैसे का वैसे लिखा रहना देना, उससे पहले सिर्फ ये लिख देना द गोट सेड टू द फॉक्स, आगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने, व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, तो ये आपका चौथा सवाल जो है इसका आंसर आ जाएगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। आई होप कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक लेवल की फाउंडेशन है, वो समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट डिड द फॉक्स से इन रिप्लाई, फॉक्स ने इसके जवाब में क्या कहा? होपफुली यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट स्पीच जो है वही देखने को मिलेगी। द फॉक्स सेड इन रिप्लाई, उस फॉक्स ने, लोमड़ी ने जवाब में कहा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि जो वर्ड एग्जैक्ट लोमड़ी ने बोले थे वही वाले वर्ड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आई एम एन्जॉइंग अ स्विम एज इट इज़ वेरी प्लेजेंट डाउन हेयर, मैं यहाँ पे अपनी जो तैराकी है उसको एंजॉय कर रहा हूँ और नीचे बहुत ज़्यादा खुशगवार मौसम है, तुम भी यहाँ आके देख लो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाई डिड द गोट जंप इनटू द वेल, गोट ने उस वेल में, कुएं में छलांग क्यों लगा दी? आंसर क्या है? द गोट जंप्ड। अब देख लें, आप सवाल में डिड आया हुआ है तो जवाब में क्या आ रहा है? जंप्ड। द गोट जंप्ड इनटू द वेल, जो बकरी थी उसने कुएं में छलांग लगा दी। एज शी वॉज टेकन इन बाय द कनिंग फॉक्स, क्योंकि उसको मक्कार लोमड़ी ने अपने जाल में फंसा लिया। वॉज टेकन इन, जाल में फंसा लिया, उसको अपनी बातों में उलझा लिया। वॉज टेकन इन, क्योंकि उसको मक्कार या अय्यार या चालाक लोमड़ी ने अपनी बातों में फंसा लिया था, लिहाजा बकरी ने कुएं के अंदर छलांग लगा दी। ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से उसने कुएं में छलांग लगाई। तो दो कॉम्प्रीहेंशंस को पढ़ने के बाद बच्चों आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि इसमें से 10 नंबर गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। काम सिर्फ आपने ये करना है कि आपने जो लेटर है उसको, जो कॉम्प्रीहेंशन है उसके पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद अगर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली हुई है तो आपने उसके जो आंसर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे मेंशन करना है। क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर आपने पैराग्राफ में से निकालने हैं, एज इट इज़ वहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। और टेंसेस का और पर्सनस का, बार बार कह रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपके लिए कॉम्प्रीहेंशन में से 10 मार्क्स गेन करना इज़ नॉट अ बिग डील। हम यहाँ पे अपने लेक्चर को एंड करते हैं। होपफुली कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड आप अपने लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है उसमें फिर फर्दर इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन मुझे इजाज़त है, अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।